हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई कैन अंडरस्टैंड एकदम प्रेशर में है सबके सब लोग। सबका लेवल 1 लेवल 2 एग्जाम्स आर नियरिंग। सो बाय द वे दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू सीएफए लेवल 2 कैंडिडेट्स। तो लेवल 1 वाले ना देखें। लेवल 2 कैंडिडेट्स तो काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ गए पॉइंट्स को लेके। तो उन लोग कह रहे हैं कि सर वैसे तो देखा हुआ है बट टुवर्ड्स द एंड अगर अपने को एक साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस लाने की हाँ यार पॉइंट्स मैंने देखा हुआ है मेरे को आता है तो सर क्या तरीका है? राइट, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एक एक पेज को फ्लिप करें या स्क्वेजर नोट्स को फ्लिप करें, वो पॉसिबल नहीं है। राइट, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं और आपको हेल्प कर देते हैं कि आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए अगर आप लास्ट के 2-4 दिन में पॉइंट्स को देख रहे हो। तो अप्रोच ये होना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल से मल्टीपल रिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो यार मल्टीपल रिग्रेशन तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंटरकनेक्टेड है। राइट, तो उतना तो टाइम नहीं है। आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि यार मैंने एक बार दो बार देखा हुआ है लेकिन टुवर्ड्स द एंड मेरे पास हर एक कॉन्सेप्ट को देखने का टाइम नहीं है। यस, ये फैक्ट है, ये सभी के साथ है। राइट, लेकिन फिर भी सर ऐसा मल्टीपल रिग्रेशन का कुछ कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं ना जिससे कि ये रहे कि हाँ यार मैंने एंड में भी देखा था। तो क्या करें? तो फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल रिग्रेशन पकड़ रहे हो तो एंड आपको फटाफट से देखना है तो फोकस करो अजम्पशंस पे। जैसे कि एक अजम्पशन था कि सर होमोस्केडासिटी, राइट, होमोस्केडासिटी एरर टर्म्स वेरिएंस ऑफ एन एरर टर्म शुड बी कांस्टेंट। अब इसका वायलेशन अगर हो रहा है मतलब हेटेरोस्केडासिटी। फिर एक अजम्पशन था एरर टर्म्स के रिलेटेड कि सर एरर टर्म्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एरर टर्म्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होनी चाहिए। राइट, अगर ये अजम्पशन वायलेट होता है इसका मतलब एरर टर्म्स के बीच में कोरिलेशन है, इसी को सीरियल कोरिलेशन कहते हैं। राइट, फिर तीसरा था सर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में हाई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। राइट, ये अजम्पशन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी इंडिपेंडेंट मतलब उनके आपस के बीच में हाई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। हाउएवर अगर उनके आपस के बीच में हाई कोरिलेशन है तो उसी को मल्टीकोलिनैरिटी कहते हैं। राइट, तो इस तरीके से एक आया कि हाँ यार अजम्पशन और उसका वॉयलेशन। जैसे कि होमोस्केडासिटी का वॉयलेशन का मतलब हेटेरोस्केडासिटी, एरर टर्म्स शुड बी इंडिपेंडेंट, ये अजम्पशन है। इसका वॉयलेशन का मतलब सीरियल कोरिलेशन का प्रॉब्लम। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में हाई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, ये अजम्पशन है। इसका वॉयलेशन का मतलब क्या? मल्टीकोलिनैरिटी। राइट, अब इसके अंदर कुछ और भी पॉइंट्स को डिक करते हैं और इसी के रिलेटेड एक सम अपने को करिकुलम में दिख रहा है कि अगर वो दिख रहा है वो सम को कर लेते हैं देन जस्ट डन। राइट, फिर टाइम सीरीज में चले जाएंगे। टाइम सीरीज में भी ऐसे ही एआर मॉडल को पकड़ लिया, यार एआर मॉडल के स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या थे, उसके रिलेटेड कुछ सम्स देख लिया, चल आगे एमएल में। फिर वापस से बिग डेटा में। तो आपको एटलीस्ट ये तो रहेगा कि यार टुवर्ड्स द एंड मैंने वापस से एक बार पूरा का पूरा देख लिया था करिकुलम को। राइट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जो हम लोग अभी करने वाले वही आएगा एग्जाम में, नो, बट जस्ट एक कॉन्फिडेंस का बात है। राइट, तो एक बार मैं बोर्ड में आता हूँ। देखो आपको ये अप्रोच अच्छा लगे तो आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो कि हाँ यार फटाफट रिवाइज करना है एंड एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन अगर मैं स्टूडेंट होता तो मल्टीपल रिग्रेशन अगर मेरे को स्टार्ट करना है, मेरे को फटाफट से देखना है, तो मैं यार फोकस करता अजम्पशंस पे, अजम्पशंस और उसके वॉयलेशंस और अंदर के पॉइंट्स पे। जैसे कि अजम्पशन नंबर 1 इस वेरिएंस ऑफ एन एरर टर्म शुड बी कांस्टेंट, होमोस्केडासिटी, ये अजम्पशन है। अब इसका वॉयलेशन अगर हो जाता है उसको क्या कहेंगे अपन? कंडीशनल हेट्रोस्केडासिटी। राइट, यहाँ पे सिर्फ हेट्रोस्केडासिटी लिख रहा हूँ। ध्यान आ रहा होगा यार? ये तो इम्पॉसिबल है कि सर मेरे को ये वर्ड्स ध्यान में नहीं आ रही, ये तो हो ही नहीं सकता। राइट, अब सर कैसे चेक करें, कैसे चेक करें कि सर होमोस्टेडासिटी है या नहीं है? हाउ डू वी चेक इट? तो सर हमारे पास एक टेस्ट है जिसका नाम है बीपी टेस्ट, ब्रूश पगान टेस्ट, बीपी टेस्ट। राइट, सर बीपी टेस्ट में होता क्या है? नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि बीपी इज इक्वल टू जीरो और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये कहता है कि बीपी नॉट इक्वल टू जीरो। राइट, बीपी स्टेटिस्टिक क्या होता है? बीपी स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला इज एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू आर स्क्वायर। ध्यान रहे ये आर स्क्वायर किसके बीच में है? ये आर स्क्वायर एरर टर्म्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में है, याद आ रहा होगा। हाँ यार, अपना बीपी टेस्ट का बात हो रहा है। राइट, बीपी स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला इज एन इंटू आर स्क्वायर या आर स्क्वायर
डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में नहीं है, ये आर स्क्वायर एरर टर्म्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, राइट? तो बीपी टेस्ट क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है सर? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, ये आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? राइट साइड में ओपन एंडेड है एंड बाउंडेड बाय जीरो ऑन द लेफ्ट साइड, राइट? यहाँ पे अपन क्रिटिकल को मार्क करेंगे, ये क्रिटिकल है, एंड अपन बीपी स्टेटिस्टिक निकाल लेंगे एन इंटू आर स्क्वायर से। अगर मेरा बीपी स्टेटिस्टिक ने क्रिटिकल वैल्यू को एक्सीड कर दिया, इसका मतलब ये रिजेक्शन रीजन में आ गया। रिजेक्शन रीजन में आ गया मतलब नल क्या हो गया? रिजेक्टेड। नल रिजेक्टेड हो गया, इसका मतलब हेट्रोस्केडासिटी है। हाउएवर अगर बीपी स्टेटिस्टिक ने क्रिटिकल को एक्सीड नहीं किया, बॉडी में आ गया, बॉडी, इसका मतलब नल क्या है? एक्सेप्टेड। नल एक्सेप्टेड, इसका मतलब हेट्रोस्केडासिटी नहीं है, राइट? बस इतना अगर आपको ध्यान आ रहा है, बस बात खत्म, अब आगे बढ़ना है, right? तो ये मोटा मोटी ध्यान आ रहा है, राइट? यार एक अजम्पशन था होमोस्टेडासिटी, उसका वॉयलेशन मतलब हेट्रोस्केडासिटी, वो है या नहीं है वो चेक करने के लिए दिया है बीपी टेस्ट। बीपी टेस्ट में हाइपोथेसिस क्या बनता है? नल हाइपोथेसिस बीपी इज इक्वल टू जीरो, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बीपी नॉट इक्वल टू जीरो। स्टेटिस्टिक वैल्यू निकालना पड़ता है, क्योंकि जब तक स्टेटिस्टिक वैल्यू निकालेंगे नहीं तो क्रिटिकल के साथ कंपेयर कैसे करेंगे? वो निकालने का फॉर्मूला इज एन इंटू आर स्क्वायर। ध्यान रहे वो आर स्क्वायर इज बिटवीन द एरर टर्म्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके बाद क्या है? अगर स्टेटिस्टिक वैल्यू ने क्रिटिकल वैल्यू को एक्सीड किया मतलब नल रिजेक्टेड, इसका मतलब हेट्रोस्केडासिटी है। हाउएवर अगर स्टेटिस्टिक ने क्रिटिकल को एक्सीड नहीं किया, इसका मतलब नल क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे, इसका मतलब हेट्रोस्केडासिटी नहीं है, राइट? दैट्स इट। सेकंड वाला, सर एरर टर्म शुड बी इंडिपेंडेंट। एरर टर्म्स शुड बी इंडिपेंडेंट, ये अजम्पशन है। सर ये अजम्पशन अगर वॉयलेट हो जाता है तो वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ, यहाँ पे इनफैक्ट लिख देता हूँ, वॉयलेशन अगर हुआ, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बना रहा हूँ। पहला वाला है दिस इज अजम्पशन, अगर वो वॉयलेट हो जाता है तो हेट्रोस्केडासिटी, राइट? तो सेकंड वाला है दिस इज अजम्पशन, अगर ये वॉयलेशन हो जाता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ सीरियल कोरिलेशन। सीरियल कोरिलेशन में ऑब्वियसली इनका फोकस इज ऑन द पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन। एरर टर्म्स आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड, इस पे इनका फोकस है, राइट? पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन। तो सर सीरियल कोरिलेशन है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास दो चीजें, वैसे तो दो टेस्ट हैं सीरियल कोरिलेशन को चेक करने के लिए। एक है आपका डर्बिन वॉटसन टेस्ट और एक है आपका ब्रूश गॉडफ्री टेस्ट, बीजी टेस्ट। अभी इसके अंदर में नहीं जा रहा, क्योंकि बोला ना टुवर्ड्स द एंड में फटाफट से रिवाइज करना है कि हाँ यार डर्बिन वॉटसन टेस्ट है और क्या है? ब्रूश गॉडफ्री टेस्ट है। तो इसमें ध्यान दिया आ रहा है कि सर अगर अगर सीरियल कोरिलेशन है, अगर पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन है, यहाँ पे डिलिबरेटली लिख रहा हूँ ब्रैकेट में पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन, पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन है तो सर प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि स्टैंडर्ड एरर्स डिफ्लेटेड हो जाएंगे। अगर पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन है, यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ प्रॉब्लम्स, जो एकदम ध्यान में आना चाहिए कि सर अगर पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन है तो जो आपके स्टैंडर्ड एरर्स है ना सर, स्टैंडर्ड एरर्स वो हो जाएंगे डिफ्लेटेड या बायस डाउनवर्ड्स बोलो। तो स्टैंडर्ड एरर्स मतलब गड़बड़ी हो जाएगा, बायस डाउनवर्ड्स। हाउएवर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दे आर फाइन। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स अब बाय एनी चांस किसी को ध्यान में नहीं आ रहा है, y hat is equal to b0 hat plus b1 hat x1 plus b2 hat x2, ऐसे करते करते हैं। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का मतलब ये b1 hat b2 hat, राइट? स्टैंडर्ड एरर का मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज एस b1 hat एस b2 hat। तो मैं कह रहा हूं अगर पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन है तो ये स्टैंडर्ड एरर्स आर बायस्ड डाउनवर्ड्स, दे आर व्हाट? डिफ्लेटेड, राइट? हाउएवर the regression coefficient, that is b1 hat and b2 hat, are okay, they are fine. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इन केस ऑफ एन एआर मॉडल, इन केस ऑफ एन एआर मॉडल, ध्यान आ रहा है क्या? इन केस ऑफ एन एआर मॉडल, सर ये एआर मॉडल क्या होता है? ऑटो रेग्रेसिव, जो हम लोग टाइम सीरीज में देखते हैं, राइट?
AR मॉडल का मतलब ये होता है कि सर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नथिंग बट द लैगेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला? इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द लैगेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं कह रहा हूं अगर AR मॉडल है, अब किसी को AR मॉडल वैसे नहीं समझ में आया होगा तो जस्ट यहाँ पे से सेल्स इज इक्वल टू sales for the tth period depends upon sales for the prior period t minus 1। देखो तो यहाँ पे द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द लैगेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ऐसा है इसको हम लोग कहते हैं एआर मॉडल, राइट। तो मैं कह रहा हूं अगर पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन है एंड एआर मॉडल है तो उस केस में ध्यान रहे स्टैंडर्ड एरर्स तो डिफ्लेक्ट होता ही है, लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी प्रॉब्लमेटिक है। रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर आल्सो बायस्ड। क्या मैंने बोला? इन केस ऑफ एआर मॉडल इफ वी फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन तो उस केस में स्टैंडर्ड एरर्स तो डिफ्लेक्टेड है ही, लेकिन उसके अलावा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर आल्सो बायस्ड, राइट। हाउएवर सर एआर मॉडल नहीं है, नॉर्मल मॉडल है और उसमें पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन दिख गया तो हम लोग बोलते हैं सिर्फ स्टैंडर्ड एरर्स डिफ्लेक्टेड है, लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। इन केस ऑफ एन एआर मॉडल लिख रहा हूं स्टैंडर्ड एरर्स। इनफैक्ट राइट अप को स्ट्रेच करने के बजाय ऐसा लिख देता हूं, even regression coefficients are biased। are biased मैंने इवन लिखा है, इवन स्टैंडर्ड एरर्स तो डिफ्लेक्टेड है ही, लेकिन उसके साथ साथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी बायस्ड, राइट। बस इतना ध्यान आ रहा है कि यार हाँ सीरियल कोरिलेशन में ये सारा चीज अपन ने किए थे। तीसरा क्या है? तीसरा अजम्पशन ये है कि सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में हाई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, राइट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे देयर शुड नॉट बी इनफैक्ट अजम्पशन अगर प्रॉपर बोलूं तो इन्होंने लिखा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स शुड नॉट बी perfectly linearly related। क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी परफेक्टली लीनियरली रिलेटेड, राइट। उनके बीच में हाई कोरिलेशन या परफेक्ट कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हूं देयर शुड नॉट बी हाई कोरिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सर अगर वॉयलेशन हो जाता है ये चीज का, अगर अपने को दिखता है कि सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में हाई कोरिलेशन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट मल्टी कोलिनियरिटी। सर मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं उसको कैसे चेक करेंगे? तो वैसे तो चेक करने का तीन तरीका है। एक आप कोरिलेशन टेबल देख सकते हो। कोरिलेशन किसके बीच में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में एक टेबल बनाया रहेगा, राइट। अगर कोरिलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में काफी ज्यादा हाई है, 0.7, 0.75, 0.8 टाइप्स है, इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? मल्टीकोलिनियरिटी। ये वाला पार्ट इज कोरिलेशन टेबल। सेकेंड तरीका टू चेक वेदर मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट और नॉट इज आप टी टेस्ट कर लो, आप एफ टेस्ट कर लो। इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का आप टी टेस्ट करो, यू विल फाइंड दैट सारे के सारे टी टेस्ट क्या आ जाएंगे? इनसिग्निफिकेंट। लेकिन पूरा का पूरा मॉडल का आप ओवरऑल टेस्ट करो, दैट इज एफ टेस्ट करोगे, यू विल फाइंड दैट द मॉडल इज सिग्निफिकेंट। क्या बोला? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का अगर आप टी टेस्ट कर रहे हो तो इनसिग्निफिकेंट आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा मॉडल का टेस्ट कर रहे हो तो सिग्निफिकेंट आ रहा है। अगर ऐसा दिख रहा है इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट? मल्टीकोलिनियरिटी। तो यहाँ पे ऑल टी टेस्ट insignificant and F test significant, right? So we can conclude that there is a problem of multicollinearity. तीसरा, we have variance inflation factor। Variance inflation factor जिसका formula is 1 divided by 1 minus R square। Again, ये R square किसके और किसके बीच में है?
या आर स्क्वायर मल्टीकोलिनैरिटी के केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का आर स्क्वायर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आर स्क्वायर विद अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। होमोस्केडास्टिसिटी वाले केस में ये जो आर स्क्वायर किए थे बीपी स्टैट निकालते वक्त, ये आर स्क्वायर किसके और किसके बीच में, एरर टर्म्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, राइट। ये आर स्क्वायर किसके बीच में है मल्टीकोलिनैरिटी के केस में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आर स्क्वायर विद अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। तो यहाँ पे वी आई एफ आप निकालोगे फॉर्मूला से, और अगर वी आई एफ ग्रेटर देन 10 आ गया, इसका मतलब मल्टीकोलिनैरिटी है। मल्टीकोलिनैरिटी प्रेजेंट, राइट। तो ये वाले केस में भी अगर ऐसा दिखा सारा का सारा टी टेस्ट इनसिग्निफिकेंट एंड एफ टेस्ट सिग्निफिकेंट, तो सब मल्टीकोलिनैरिटी प्रेजेंट, राइट। सर अगर मल्टीकोलिनैरिटी प्रेजेंट दिख गया, मल्टीकोलिनैरिटी है, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे सर? हाउ डू वी सॉल्व, हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी? ऑब्वियसली आप थीम मत भूलना, ये लास्ट के डे पे फटाफट रिवाइज कर रहे हैं। अब आप टाइम देखते रहना कि यार कितना ये तो लिख रहे हैं ऑल दैट कर रहे करके टाइम जा रहा है, राइट। तुम लोग अपने एंड पे रिवाइज करोगे तो इतना टाइम तो जाएगा ही नहीं ना, फटाफट फटाफट फटाफट, और इसके रिलेटेड कुछ एक सम कर लेते हैं, फिर खत्म, फिर इस टाइम सीरीज में, फिर एमएल में, फिर बिग डेटा में खत्म। ऐसे आप बाकी सब्जेक्ट का भी कर सकते हो, राइट। और आई डोंट थिंक कि सारे के सारे सब्जेक्ट में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा, कुछ कुछ जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंजिंग टॉपिक्स रहते हैं ना, वो केस में इस तरीके का रिविजन इज अ मस्ट। हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी? तो तीन तरीका बोला हुआ है, तीन तरीका देखो आपको याद आ रहा है क्या? पहला वाला तरीका कि सर जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में वी आर फाइंडिंग ना कि हाई कोरिलेशन है, उसको ड्रॉप कर देते हैं, राइट। ड्रॉप द वेरिएबल। दूसरा तरीका, सर एक काम करते हैं ना, जो भी हाई कोरिलेशन दिख रहा है जिस भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में, उसको ड्रॉप करते हैं, उसके बदले कोई दूसरा वेरिएबल को इंसर्ट कर देते हैं, राइट, प्रॉक्सी। और तीसरा तरीका इज इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। बस ये ध्यान में आना चाहिए आपको। हाँ यार, अगर मल्टी कोलिनैरिटी दिख गया तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं? नंबर वन, जिसके भी बीच में हाई कोरिलेशन दिख गया उसको ड्रॉप कर। नंबर टू, उसके बदले में या तो प्रॉक्सी इंसर्ट कर दे। नंबर थ्री, यार सैंपल साइज जो है ना उसको बढ़ा देते हैं, इंक्रीज इन द सैंपल साइज। तो ये जब मैं मल्टीपल रिग्रेशन रिवाइज कर रहा हूँ फटाफट, तो मैंने ये इस तरीके से रिवाइज कर दिया, राइट, जिससे कि यार कॉन्फिडेंस बहुत ही आसमान में छू जाता है, राइट। अब क्या करेंगे, जो भी हमने देखा ना ये फटाफट इसके रिलेशन में सर कुछ क्वेश्चन मिल जाए तो मजा आ जाएगा, जिससे कि अपन कंक्लूड कर सके कि हाँ यार मल्टीपल रिग्रेशन आता है, चल आगे बढ़ते हैं, राइट। देखिए क्या कुछ क्वेश्चन है क्या, लेट्स सी। देखो मैं करिकुलम में आ गया हूँ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पेज नंबर 72, राइट। हमेशा हैबिट रखना फ्रेंड्स, अगर इस तरीके का आइटम सेट्स आ रहा है तो आप प्लीज स्टार्टिंग से मत पढ़ना ऐसा कि कोई एग्जाम में टाइम वेस्ट कर रहा है या रिवीजन करते हो टाइम वेस्ट कर रहा है, यहाँ से यू आर जूनियर एनालिस्ट एट एन एसेट मैनेजमेंट फर्म, नहीं यार। पहले स्ट्रेट अवे देखो कितना बड़ा आइटम सेट है ये, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में जाना। क्वेश्चन नंबर वन, पहले क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं ना कि यार हम लोग विदाउट रीडिंग द राइटअप सॉल्व कर पा रहे हैं क्या, राइट। अगर क्वेश्चन पढ़ के ऐसा लगा कि यार राइटअप को पढ़ना जरूरी है तो राइटअप पढ़ लेंगे, राइट। लेट्स सी। बोल रहा है कैलकुलेट द बीपी टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब ट्रस्ट में बीपी टेस्ट स्टेटिस्टिक के लिए आपको राइटअप पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। बीपी टेस्ट स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला इज एन इंटू आर स्क्वायर, राइट। तुमको बस एन चाहिए, तुमको आर स्क्वायर चाहिए। आर स्क्वायर किसके और किसके बीच में? सर एरर टर्म्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। यूजिंग द डेटा इन एग्जिबिट वन, देखो क्वेश्चन कितना हेल्प कर रहा है। बोल रहा है एग्जिबिट वन में हमने सारा चीज दे दिया आपको, एन दे दिया, आर स्क्वायर दे दिया, सब कुछ दे दिया। एंड डिटरमाइन वेदर देयर इज एन एविडेंस ऑफ हेटेरोस्केडासिटी और नॉट। बोल रहा है फिर डिटरमाइन भी कर, तो अपने को डिटरमाइन करना तो आता ही है। सबसे पहला स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे, फिर क्रिटिकल वैल्यू रहेगा,
अगर स्टेटिस्टिक वैल्यू ने क्रिटिकल वैल्यू को एक्सीड किया इसका मतलब हेट्रोस्केडासिटी है, और अगर स्टेटिस्टिक वैल्यू ने क्रिटिकल वैल्यू को एक्सीड नहीं किया इसका मतलब हेट्रोस्केडासिटी नहीं है, राइट। लेट्स सी, पहले तो एग्जिबिट 1 में जाते हैं। एग्जिबिट 1, तो एग्जिबिट 1 के जस्ट ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ लेने का, क्या लिखा देखो, यू रन द रिग्रेशन फॉर द बीपी टेस्ट, द रिजल्ट्स आर शोन इन एग्जिबिट 1, राइट। सारा का सारा वो एरर टर्म्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में रिग्रेशन रन किया है और सारा का सारा डिटेल्स आपको समराइज्ड वे में दे दिया है, राइट। अब यहाँ पे देखो तो कितना हेल्प कर रहा है क्वेश्चन, एट अ 5% कॉन्फिडेंस लेवल द क्रिटिकल वैल्यू इज 11.07, बोल रहे हैं हम भी क्रिटिकल वैल्यू दे देते हैं, आप ये टेबल के हेल्प से स्टेटिस्टिक वैल्यू निकालो एंड देन कंक्लूड करो। तो यार अपने को तो पता ही है स्टेटिस्टिक वैल्यू कैसे निकलेगा, n इंटू आर स्क्वायर, n मतलब कितना है 96, आर स्क्वायर देखो यहाँ पे 0.06511, राइट। तो n इंटू आर स्क्वायर करते हैं। अब कोई फालतू का डाउट पूछेगा कि सर कैसे पता चलेगा कि ये आर स्क्वायर एरर टर्म और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में है या नहीं है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे एग्जिबिट 1 टेस्टिंग फॉर कंडीशनल हेट्रोस्केडासिटी, और इसके ऊपर वाला राइट अप देखो, यू रन द रिग्रेशन फॉर द बीपी टेस्ट, द रिजल्ट्स आर शोन, राइट। तो 96 इंटू 0.06511, तो 6.2506, 6.25, 6.25 देखो 6.25, मतलब यही आंसर होगा डी। और आगे लिखा है सो देयर इज नो एविडेंस ऑफ हेट्रोस्केडासिटी, एक बार चेक कर लेते हैं ना, स्टेटिस्टिक वैल्यू 6.25 आया और क्रिटिकल वैल्यू 11.07 है, ये क्रिटिकल वैल्यू है 11.07, स्टेटिस्टिक वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे 6.251, राइट। तो स्टेटिस्टिक वैल्यू ने क्रिटिकल वैल्यू को एक्सीड नहीं किया इसका मतलब कंडीशनल हेट्रोस्केडासिटी नहीं है, देयर इज नो एविडेंस ऑफ हेट्रोस्केडासिटी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द रिग्रेशन मॉडल ए, रिग्रेशन मॉडल ए बोल रहा है, इंडिकेटेड बाय द डेटा इन एग्जिबिट 2, क्या एरर है एंड उसका इंपैक्ट ऑन मॉडल ए इंडिकेटेड बाय डेटा इन एग्जिबिट 2। एग्जिबिट 2 में चले गए, एग्जिबिट 2 में थोड़ा स्मार्ट रखना है, एग्जिबिट 2 में देखो इन लोगों ने टेस्ट क्या किया हुआ है, मॉडल ए और मॉडल बी का। मॉडल ए का टेस्ट किया हुआ है ब्रूस गॉडफ्री, मॉडल बी का टेस्ट किया हुआ है डर्विन वॉटसन। ये दोनों के दोनों ही टेस्ट क्या चीज के लिए, मतलब क्या चीज के लिए करते हैं, टू चेक वेदर पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन एग्जिस्ट और नॉट, राइट। तो इसका मतलब ये सीरियल कोरिलेशन का टेस्टिंग हो रहा है, दिखा आपको, मॉडल ए में ब्रूस गॉडफ्री है, मॉडल बी में डर्विन वॉटसन है। ये दोनों ही टेस्ट कब करते हैं, क्या चीज को चेक करने के लिए करते हैं सर, सीरियल कोरिलेशन, राइट। तो बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर, तो सीरियल कोरिलेशन होना चाहिए, हेट्रोस्केडासिटी तो हो ही नहीं सकता, हेट्रोस्केडासिटी को चेक करने के लिए बीपी टेस्ट। तो ऑप्शन ए भी सीरियल कोरिलेशन बोल रहा है, ऑप्शन ऑप्शन सी भी सीरियल कोरिलेशन बोल रहा है, अपने को तो एक चेक करना पड़ेगा, लेट्स सी। और ये किसके लिए बोल रहा है, मॉडल ए के केस में बोल रहा है, ओके तो मॉडल ए में फोकस करते हैं। मॉडल ए, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लैगेड वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या ऐसा है क्या मॉडल ए के केस में, मॉडल ए के केस में यस है बोल रहा है, इसका मतलब मॉडल ए क्या है, एआर मॉडल, राइट। और अगर एआर मॉडल के केस में सीरियल कोरिलेशन हो जाता है तो मैंने अभी बोला था सर स्टैंडर्ड एरर्स डिफ्लेटेड होते हैं और रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी बायस्ड होते हैं, राइट। लेट्स सी, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, सीरियल कोरिलेशन है बोल रहा है, जिसकी वजह से रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स भी बायस्ड हो जाते हैं, इनवैलिड, और स्टैंडर्ड एरर्स भी डिफ्लेटेड होते हैं, परफेक्ट। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, सीरियल कोरिलेशन है, ओके, वैलिड कोएफिशिएंट एस्टिमेट्स बोल रहा है, गलत। अगर एआर मॉडल के केस में सीरियल कोरिलेशन दिखा तो वैलिड नहीं, इनवैलिड होते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। और तीसरा क्या बोल रहा है, इन्फ्लेटेड स्टैंडर्ड एरर्स, ये भी गलत, इन्फ्लेटेड नहीं डिफ्लेटेड, तो सी रॉन्ग है। Question number 3. Determine using Exhibit 3 which one of the following statement is most likely to be correct. Multicollinearity issue exists for variable. Multicollinearity सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में हाई कोरिलेशन है या नहीं है, उसको चेक करना है। तीन तरीका था, राइट। पहला वाला तरीका कोरिलेशन टेबल, दूसरा वाला तरीका टी टेस्ट एफ टेस्ट, तीसरा वाला तरीका वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। लेट्स सी टेबल 3 में क्या दिया, एग्जिबिट 3 में। एग्जिबिट 3 में देखो वीआईएफ कैलकुलेट करके दे दिया है आपको, राइट। वीआईएफ कैसे कैलकुलेट किया होगा इन्होंने, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर, राइट। आर स्क्वायर दे के रखा हुआ है, इफ यू पुट दिस आर स्क्वायर इन द फॉर्मूला यू विल गेट दिस वैल्यूज, राइट। तो वीआईएफ अपने को दे दिया है, अपन ने ये डिस्कस किया था सर वीआईएफ ग्रेटर देन 10 अगर है इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनैरिटी। तो कौन से वेरिएबल के केस में वीआईएफ ग्रेटर देन 10 दिख रहा है आपको, देखो x3 एंड x4 के केस में
x3 के केस में 17 पॉइंट समथिंग है, 13 पॉइंट समथिंग है, तो ये दो के केस में हम लोग कह सकते हैं कि सर मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट। क्वेश्चन क्या पूछा है? Determine using exhibit 3 which of the following statement is most likely to be correct. Multicollinearity issue exists for variable x3 and x4. सही ना? x3 and x4, x3 and x4. लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या? पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर एड्रेसिंग द मल्टीकोलिनियरिटी। बोल रहे अगर मल्टीकोलिनियरिटी है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी बोर्ड में लिखा था सर, नंबर 1 जिसके भी बीच में हाई कोरिलेशन है उसको ड्रॉप करो, या तो उसके बदले में कोई प्रॉक्सी ले लो, या तो सैंपल साइज बढ़ा दो। लेट्स सी। पहला सॉल्यूशन बोल रहा है एक्सक्लूडिंग वन और मोर ऑफ द रिग्रेशन वेरिएबल, सही, ड्रॉप बोल रहा है। सॉल्यूशन नंबर 2 कह रहा है कि यार यूजिंग अ डिफरेंट प्रॉक्सी, सही कह रहा है। सॉल्यूशन नंबर 3 इंक्रीजिंग द सैंपल साइज, राइट। तीनों ही तरीका है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। तो सॉल्यूशन 1 2 3 आर ईच करेक्ट। तो इससे आपका ये एक आइटम सेट करने से आपका पूरा अजम्पशन, उसका वायलेशन, उसका इंपैक्ट एंड ऑल दैट सारा रिवाइज हो गया फटाफट, राइट। तो चेक कर लेते क्या है अपना आंसर, BACC, BACC। ओके। तो यार, तो आपका जो पूरी था ना सर, कैसे फटाफट करें और ये इंश्योर करें कि सर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाए, इस तरीके से आपको रिवाइज करना चाहिए, राइट। अब जैसे ही इतना हो गया ना, तुरंत आपको टाइम सीरीज में चले जाना चाहिए, उसका AR मॉडल का कुछ एक देख लो, उसके रिलेटेड कुछ सम्स कर लो, राइट। एंड देन उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो बाकी कॉन्सेप्ट को टच अपॉन करेंगे, राइट। वरना पहले तो किया हुआ ही है, अभी फटाफट से कर लिया, आपका एग्जाम्स अच्छा ही जाएगा, डू नॉट वरी। ठीक है। तो देखो, ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ, अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट करो। अगर ऐसा हेल्प कर रहा है तो मैं कुछ टाइम सीरीज रिलेटेड भी सोचूंगा, ML बिग डेटा रिलेटेड भी सोच के उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है। एनी विच वेज मैंने तरीका तो बता ही दिया। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।